मैं कृष्णा तिवारी फिजिक्स फैकल्टी कैरियर पॉइंट गुवाहाटी, है ना बेटा। और आज अपन बात करने वाले हैं एनटीए अभ्यास ऐप का क्वेश्चन पेपर 2 ऑफ फिजिक्स। आज अपन इसको डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज्ड बाय दिस टू दिस, ठीक है। अपना प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ये है, फाइनल प्रेशर ये है, और बोल रहा है कि जो परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में है डेट इज 10%। तो हम लोग से ये पूछा गया कि व्हाट विल बी द बल्क मॉडुलस, डेट इज बीटा की वैल्यू पूछी गई। तो हमें पता है कि जो बीटा होता है बेटा, बीटा कितना होता है, बीटा होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। इसने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, आई थिंक सो द कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल वाली बात है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इसने बीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डेल्टा पी तो डायरेक्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस माइनस दिस। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा पी अपॉन वी। अब देखो डेल्टा पी अपॉन वी के लिए इसने बोल रखा है कि 10% वॉल्यूम में चेंज है। तो आप सोचो कि अगर वॉल्यूम में 10% चेंज है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 10। तो यहां से जो डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 0.1। अब आपको क्या करना है, बस इसमें पुट कर दो। तो जो बीटा की वैल्यू आ रही है, अगर डेल्टा पी की बात करूं चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 0. सब्ट्रैक्ट करके देखें कितना आ रहा है 0.155, ठीक है। ये हो गया अपना क्या डेल्टा पी, और डेल्टा वी अपॉन वी तो हमें पता है 0.1 है, और इंटू क्या कर देंगे, बस डेट्स ऑल, इतना ही अपने को करना है। इसकी वैल्यू इंटू 10⁵, तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ गया 1.55 इंटू 10⁵। ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स हैं, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। इसने बोला द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन इज, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब नॉर्मल ये बात करना चाह रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो इसने बोला कि इक्वेशन ऑफ लोकस बताएं, इक्वेशन मतलब किस लोकस को ये सेटिस्फाई करेगा, ऐसा पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है भाई। तो हमें पता नहीं एक्चुअली, जब भी हमें लोकस निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं कि पॉइंट को एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें लिखना है, क्या चीज लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड, और नेट मैग्नेटिक फील्ड को हमें जीरो कर देना है। तो सोचो कि जो एक्स एक्सिस में करंट फ्लो हो रहा है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना होगा। तो एक बात बताएं कि अगर हम इसके वजह से निकालना चाहते हैं तो ये अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2πd। तो लिख लो जल्दी से। और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देखोगे ना बेटा, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आ रहा है मतलब प्लस के कैप में आ रहा है। तो हम लोगों ने जैसे नोट किया I1 वाले की वजह से, तो हमने नोट किया कि μ0I1/2πy, और किधर की तरफ, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसको आप चाहो तो प्लस में लिख लो, ठीक है। अपन ने प्लस में लिख रखा है। अब आते हैं इस करंट की वजह से, मतलब जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो करंट कैरिंग वायर है, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो इसकी वजह से सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, तो नीचे की साइड आ रहा है। वैल्यू कितनी होगी, μ0I2 अपॉन कितना 2πd लिखेंगे। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया माइनस साइन के साथ μ0I2 अपॉन 2π। अब डिस्टेंस बता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो इस पॉइंट से इसको अपन अभी थोड़ी देर तक इरेज कर देते हैं। हम लोगों ने बोला कि इस पॉइंट से अगर अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं वाई एक्सिस से, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अपना किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो μ0I/2πx। और इसने बोला कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्चुअली अपन ने निकाला क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला। इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसने बोल रखा है जीरो हो गया। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करोगे तो आपको देखो 2π μ0/2π दोनों में से कॉमन आके इधर आके जीरो हो जाएगा। जो हमारे पास बच रही हैं चीजें, वो बच रही हैं I1/y इक्वल टू कितना आ रहा है, I2/x। तो y और x में एक्चुअली रिलेशन का मतलब यही होता है, अगर आप लोकस निकालना चाहते हो तो y और x में एक नॉर्मल सा रिलेशन निकाल दो। तो हमने बोला कि जो y इक्वल टू आ जाएगा वो आ जाएगा I1/I2, यहाँ पे एक्चुअली अपना I1 आ जाएगा बेटा, तो I1/I2 इंटू एक्स, डेट्स ऑल। तो ये अपना आ गया, जो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो I1x/I2 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्फेरिकल बॉल फिल्ड विथ वाटर, ठीक है, अ प्लग्ड होल नियर द बॉटम ऑफ द ऑसिलेटिंग गेट्स सडनली अनप्लग्ड, ओके, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन टिल वाटर इज कमिंग आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देख बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, थोड़ा सा बस एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई न्यूमेरिकल डाटा अपने को नहीं लाने। इसने बोला कि एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम बॉब में आपने वाटर फिल कर रखा है, ठीक है, ये अपना पेंडुलम है और इसमें आपने वाटर फिल कर रखा है, ठीक है बेटा, आपने वाटर फिल कर दिए और यहाँ पे आप एक छोटा सा होल बना रहे हो। थोड़ा ध्यान से देखो एक्चुअली होगा क्या, आप एक्चुअली टाइम पीरियड कितना लिखते हो पेंडुलम का, आप टाइम पीरियड लिखते हो 2π√L अपॉन जी, ये तो टाइम पीरियड आपने लिखा। ये जो लेंथ है ना बेटा एक्चुअली एल नहीं है, एल इक्विवेलेंट होता है एक्चुअली, जो हमारा एक्चुअल जो हम सही लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, इसको एल नहीं एल इक्विवेलेंट लिखना चाहिए। ये एल इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये जो पेंडुलम बॉब है ना इसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होता है वो हमें लेना चाहिए इक्विवेलेंट लेंथ में। एक्चुअली अपन एल इक्विवेलेंट को जनरली एल के इक्वल इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये जो रेडियस ऑफ बॉब होता है ना उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इस लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें एक्चुअली होगा क्या कि जब ये धीरे धीरे वाटर बाहर की तरफ निकल रहा होगा तो सोचे ये पानी धीरे धीरे कम होगा, अब वाटर का लेवल कम आएगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। स्टार्टिंग में जैसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये स्फेरिकल कोई भी चीज है, इसमें क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है, तो पहले सेंटर ऑफ मास पूरी तरह से फील्ड है तो पूरा सेंटर ऑफ मास इसका इस पॉइंट पे आएगा। अब जैसे जैसे आपने वाटर यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे तो ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होते होते धीरे 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 नीचे आएगा। अब क्या होगा कि जैसे ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, अब अचानक से पानी खत्म हो गया, मतलब पूरा पानी इसका जितने भी वाटर थे सारे वाटर क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। तो जैसे इसके वाटर पूरे डिस्चार्ज हो गए तो ये फिर से एक स्फेरिकल इम्प्टी बॉल बचा जिसका सेंटर ऑफ मास फिर से ही सेंटर पे होगा। मतलब समझे कि जब ये वाटर पूरी तरह से भरा हुआ था तो इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे था, जब ये पूरी तरह से वाटर डिस्चार्ज हो गया तभी भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आ गया, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ गया। मतलब इनिशियली जो एल इक्विवेलेंट है और जो फाइनल एल इक्विवेलेंट है दैट विल बी सेम। मतलब जो स्टार्टिंग में टाइम पीरियड होगा जब फुल्ली वाटर इसमें फिल्ड होगा और जो बाद में टाइम पीरियड होगा जब वाटर इसके फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएंगे, ये दोनों ही सेम होंगे। अब बीच में क्या होगा, तो जैसे जैसे आपका वाटर यहां से नीचे आ रहा है वैसे वैसे आपका सेंटर ऑफ मास नीचे किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर ये सेंटर ऑफ मास यहां से नीचे की तरफ जब शिफ्ट होगा बेटा तो अपना ये जो एल इक्विवेलेंट है ना, ये लेंथ ये एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। और सोच इस टाइम पीरियड में अगर मैंने एल इक्विवेलेंट को इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है सर इंक्रीज करेगा। तो हमने ये किया कि इनिशियली जो टाइम पीरियड था एंड द फाइनल टाइम पीरियड विल बी सेम, और जो बीच में होगा जैसे जैसे ये पानी बाहर आएगा तो अपना टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीजेस और एंड बाद में क्या हो जाएगा कि इनिशियल टाइम पीरियड एंड फाइनल टाइम पीरियड विल बी सेम। तो आंसर देख ले कौन सा है, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेस टू द ओरिजिनल वैल्यू। फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले तो इंक्रीज होगा और बोल रहा है फिर से डिक्रीज होकर ओरिजिनल वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो एल इक्विवेलेंट बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा और फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ते बढ़ते फिर ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मींस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला कि इफ एन ई टॉ एंड एम रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज। आप बताओ कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप लिखते हो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही तो अपन लिखते हैं आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन ए। ये रो की वैल्यू कितनी होती है, रो इक्वल टू अगर आपको याद हो तो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ, अरे यही तो होता है रो। तो ये अपना रो हो गया और एल इंटू ए है, तो आप रजिस्टिविटी को डायरेक्ट पुट कर दो। तो रजिस्टिविटी को जैसे पुट करोगे तो मेरे को लगता है कि आपका आंसर डायरेक्ट आ चुका है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ, दैट्स ऑल। बस 10-5 सेकंड का क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसने पूछ रखा था, लेकिन इसके लिए हमें रजिस्टिविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए। रजिस्टिविटी की वैल्यू अपन जब कैलकुलेट करते हैं, जब अपन एनालाइज करते हैं करंट फ्लो को, वहां पे अपन कैलकुलेट करते हैं रजिस्टिविटी इक्वल टू कितना होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस का वैल्यू। डायरेक्ट अपन देख लो ऑप्शन कौन सा मैच करा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, इसने बोला एट रूम टेम्परेचर कॉपर इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस, ओके। इसने स्मॉल एन की वैल्यू दे दी, जो अपन बोलते हैं ना चार्ज पर यूनिट
वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसने कितना दे दिया 8.4 इंटू 10⁻28, इसने इतनी दे दी। उसके बाद देखिए इसने बोला द ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दे रखा है 10⁻⁻6, सॉरी द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस एंड कैरिंग करंट दिस इज, मतलब अपने से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसने पूछ लिया और हम लोग को दे दिया कि करंट इतना फ्लो हो रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा। हमें पता है यार I = NEAVT, जो अपन बिल्कुल रट के रखते हैं, तो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। I = NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। तो VD = कितना हो जाएगा I/NEA। बेटा बस आपको क्या करना है, पुट करना है सारी चीज़ों को। करेंट हो गया अपना 5.4, ओबियस बात है एन आपका दे रखा है 8.4 इंटू 10⁻28, और क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर ले 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और क्या बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, एक बार क्वेश्चन में देखें आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻6, यहाँ पे पुट कर लो 10⁻6। कैलकुलेट नहीं कर रहा बेटा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। I = NEAVT पे इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये रहा। इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन पूछा। 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। इन्होंने Q1 को यहाँ पे रख दिया, Q2 ये रहा और अपना Q3 ये रहा। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना कि ये -Q1 और -Q2 है, यहाँ पे अपने को ये ध्यान देना है। ठीक है, और ये Q2 पॉजिटिव चार्ज है। आगे देखें, X कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -Q1 इज प्रोपोर्शनल टू। हमें क्या करना है कि इस Q1 पे X कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, एक्चुअली अगर अपन बात करें इस Q1 के बारे में और इसके X कंपोनेंट के बारे में अगर अपन बात करें, देखो ध्यान से देखो, ये वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा, एक्चुअली दोनों अपोजिट ही नेचर है ना, और दो चार्ज का अगर नेचर अपोजिट होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो Q2 इस पे फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा, इधर की तरफ। मैं थोड़ा सा इसमें कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ओके, ये देखो, ये दोनों में कैसे चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दो सेम पोलरिटी के चार्ज एक दूसरे को अपोज करते हैं, मतलब रिपेल कर दें, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर के डायरेक्शन में। ठीक है भाई, तो हमने बोला कि एक तो ये फोर्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। मान लेते हैं कि ये फोर्स कुछ F1 है और ये फोर्स कितना है, कुछ F2 है। तो आप देखो F2 के एक्चुअली दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला और एक इसके वर्टिकल डायरेक्शन में। अब सोचो कि ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये कितना 90 - थीटा। तो बेटा इस F2 का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि हम लोगों से क्या पूछा गया, X डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो एक डायरेक्शन में हमें F1 तो पता है और F2 का एक ये कंपोनेंट होगा जो किस में होगा, X डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं नेट फोर्स X डायरेक्शन में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक तो अपना F1 है प्लस F2 साइन थीटा, F2 साइन ऑफ थीटा, क्योंकि भाई cos 90 - थीटा है साइन थीटा, तो भी ऐसी बातें अपन लिख सकते हैं। F1 की वैल्यू बताएं तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F1 जो अपना हो गया कितना हो गया भाई, K बोले एक बार, Q1 Q2, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डेट इज B का स्क्वायर। ओके, प्लस F2 की बात करें, F2 कितना हो जाएगा, K Q2 Q1 सॉरी K Q3 Q1 अपॉन A का स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं K Q3 Q1 अपॉन A का स्क्वायर। तो ये तो अपना, और इंटू साइन थीटा है तो यहाँ पे इंटू साइन थीटा कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो अपना आंसर हो गया। अब देखो उसने पूछा प्रोपोर्शनल, उसको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, एक्चुअली वो कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं करना चाहता, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा है ना। तो प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट अपन नहीं लेते, तो एक बार आप लोग आंसर वेरिएबल को मिला लो, K Q1 Q2 तो अपना कांस्टेंट है बेटा, K Q1 Q2 देख लो किसके टर्म में दे रखा है, Q2 ले रखा है और Q3 ले रखा है, मतलब इसने Q1 को हटा दिया, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन B स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन A स्क्वायर इंटू साइन थीटा, Q2 अपॉन B स्क्वायर और इंटू Q3 अपॉन A स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ऑप्शन B इज करेक्ट वन। ठीक है बेटा, आते हैं अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसने बोला अ रियल इन्वर्टेड इमेज इन अ कनकेव मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ UVF आर कोऑर्डिनेट, ओबी ऐसी बात है। तो इसने एक्चुअली V/F और U अपॉन F में इन्होंने ग्राफ पूछ लिया। देखो ये जब अपन पढ़ाते हैं तो आप लोगों को रटा हुआ होता है कि बेटा ये हाइपरबोलिक ही ग्राफ आता है, ठीक है, लेकिन देखो कि इसमें कौन सा सही है उसको बिल्कुल यूं अपन करते हैं। देखो इसने सबसे पहले क्या बोला, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कौन सा मिरर है,
कनकेव मिरर है। तो तू बता कि कनकेव मिरर में अपन ने क्या किया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तू बनाएगा, तो मतलब ऑब्जेक्ट को सामने रख रखा है, ये तेरा यू है। अगर ये यू है तो अपना भी कहीं नीचे की साइड बनता है, अपना भी डिस्टेंस पे जो अपना इमेज बनता है। तो सोचो कि इस केस में अपना यू भी नेगेटिव है ना, अपना भी नेगेटिव है, और दूसरी चीज की ये मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, तो अपना एफ भी नेगेटिव है। तो बेटा अपन ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तीनों चीजें क्या है, नेगेटिव है। अब सोचो कि अगर आपने देखो ये हर जो सारे हाइपरबोलिक इसने ग्राफ बनाए थिंक सो, बट इसने हर को अलग अलग क्वाड्रेंट में बनाया है। अगर अपन क्वाड्रेंट पता कर लें तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो आप सोचो कि v अपॉन एफ देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे देखो, तो v अपॉन एफ करोगे तो दोनों नेगेटिव, दोनों को डिवाइड करोगे ऑब्वियस सी बात है सर पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, v अपॉन एफ पॉजिटिव है, तो v अपॉन एफ की वैल्यू इसने हमेशा पॉजिटिव दी। अब चेक करते हैं u अपॉन एफ। u अपॉन एफ भी अगर आप चेक करो तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। यार ये v अपॉन एफ और u अपॉन एफ तो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब ग्राफ किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और वर्टिकल कोऑर्डिनेट के दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो डायरेक्ट अपन आंसर ये बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ ब्रीफ एनालिसिस का अपन आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं बेटा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसने क्या बोला, टेबल फैन रोटेटिंग विथ स्पीड दिस इज स्विच्ड ऑफ एंड द रिजल्टिंग वेरिएशन ऑफ आरपीएम विद टाइम इज शोन इन द फिगर। ओके, एक्चुअली आरपीएम वर्सेस टाइम का, एक्चुअली ये आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट वर्सेस टाइम का अपने को ग्राफ दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, शोन इन द फिगर द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द फैन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ओके, इसने बोला कि आप इतने आरपीएम पे थे, एक्चुअली आपका ग्राफ ये दे रखा है, ऐसे ऐसे वेरिएशन कर रहा है, बोल रहा है कि रुकने से पहले जब वो फैन चलते चलते स्टॉप हो जाता है तब तक हमें बताना है कि उसने कितने रिवोल्यूशन लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बताता हूं, एक्चुअली अपन बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन का ये क्वेश्चन है, लेकिन आसान सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोचो कि अपन ये लिखते हैं, आप लोगों को रोटेशनल तो छोड़ो, मैं बिल्कुल जनरल तरीके से इसको बता दूं। आप ये लिखते हो ना कि जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेबल होता है इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी, मतलब जो वीटी कर्व के अंदर एरिया आता है वो किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। यहाँ पे इसने क्या पूछा, कितने रिवोल्यूशन वो कवर करेगा, मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुल मिला के पूछना चाह रहा है। तो सोचो कि अगर वीटी कर्व का जो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो क्या रिवोल्यूशन पर मिनट टाइम मतलब ओमेगा वर्सेस टी का जो एरिया है, क्या हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा, वो भी ऐसी बातें बताएगा यार। क्यों, क्योंकि अपन ये भी तो लिखते हैं कि जो थीटा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। अरे रोटेशनल मोशन में ट्रांसलेशनल से आने के लिए भी को ओमेगा पुट कर दो, dt वही रह जाएगा, इसको थीटा पुट कर लो। तो अपन दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अपन डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अब सुनो, जो हमारा आंसर है वो किस में पूछा गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। बेटा यहाँ पे यूनिट चेंज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा ये भी मैटर करेगा। इसने द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ लिया, कितने चक्कर लगाएगा वो रुकने से पहले। अगर ये रेडियन में पूछता तो सबसे पहले हमें रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करना पड़ता, फिर अपन एरिया निकाल दे। ठीक है, तो हमें पता है कि ओमेगा dt हमें क्या बताएगा, एरिया अंडर दिस कर्व, तो हम एरिया अंडर दिस कर्व बना देंगे, हमें कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। जो आंसर दे रखा है द टोटल, ये टाइम किस में दे रखा है, टाइम एक बार चेक कर लो किस में दे रखा है, विथ टाइम इज शोन इन द फिगर, लेकिन ये टाइम एक्चुअली सेकंड में है बेटा, है ना, थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है, टाइम एक्चुअली इन्होंने सेकंड में दे रखा है, और ये जो दे रखा है रिवोल्यूशन पर मिनट में। अब बताओ कि जब एरिया निकालोगे तो जो सबसे पहले हमारा यूनिट तो सेम होने चाहिए, ये सेकंड में है तो इसको भी किस में करना पड़ेगा, सेकंड में करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन पर मिनट में है। सेकंड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मिनट को सेकंड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो अपन इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। हमने इसको भी 60 से कर दिया, इसको भी 60 से कर दिया, इसको कीजिए, आंसर कितना आया 40, और इसमें आ गया आंसर अपना 10। ठीक है बेटा, अब इसका एरिया निकाल दो, डेट विल बी द कितना होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जो वो स्टॉप होने से पहले लगाएगा। तो एरिया आप लोग कैलकुलेट कर दो। एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो कि देखो, एक तो ये अपना ट्रेंगल बन रहा है, ये एक अपना आई थिंक सो रेक्टेंगल बन रहा है, और ये एक और ट्रेंगल है, सबका एरिया निकाल दो। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं तो जल्दी से देखें, इस ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो। हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, बेस है 8 और 24 के बीच में, 8 से 24 के बीच में आई थिंक सो 16, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना आ गया 10, प्लस इसका एरिया हो गया। इसका एरिया कैलकुलेट करें इस फिगर का, ये जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू हाइट कितना है 10, तो ये हो गया 8 इंटू 10, प्लस इस ट्रेंगल का एरिया कैलकुलेट करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा 8, और हाइट कितना है यहां से यहां तक, ये है 40 और ये है 10, मतलब हाइट कितना हुआ, ये लेंथ हो गई 30, तो हाइट हो गया अपना 30,
बस कैलकुलेट कर लो। तो कितना हो गया, ये हो गया अपना 80 प्लस 80 प्लस ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है, 2 4 जा 8 और 120 हो गया। इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 160 प्लस 120 इज द आंसर, वाट एवर बी द आंसर, 082, 280, मतलब 280 रिवोल्यूशन ये क्या करेगा, लगाएगा स्टॉप होने से पहले, डेट्स ऑल। बिल्कुल मैंने समझाने में थोड़ा टाइम ले लिया, बाकी क्वेश्चन में बेटा दम ज्यादा नहीं था, अपने को एरिया अंडर कर्व निकालना था। एक चीज ध्यान रखनी थी कि पहले इसको मिनट में अपन कन्वर्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला कि बॉल्स रोल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेयर, ठीक है भाई, और उसकी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दी है, 1.8 मीटर पर सेकंड। इसने बोला कि स्टेप्स आर 0.2 मीटर हाई एंड 0.2 मीटर वाइड, विच स्टेप विल द बॉल हिट। मतलब ये हुआ कि अगर आपके स्टेप्स मान लो ऐसे बने हुए हैं, ठीक है बेटा, ऐसे स्टेप्स बने हुए, अपन ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेप्स बने हुए और यहां से मैंने बॉल को हिट किया, कितनी स्पीड दी, 1.8 मीटर पर सेकंड हमने स्पीड दी। सोचो, और हर एक स्टेप की जो विड्थ एंड हाइट दे रखी है वो दे रखी है 0.2, तो ये भी है 0.2 मीटर और ये भी कितना है 0.2 मीटर, मतलब ये वाला भी 0.2 मीटर है और ये भी हाइट भी कितनी है 0.2 मीटर। अब सोचो, मैंने ये बोला कि हमें कैलकुलेट करना है कि वो किस स्टेप को जाके हिट करेगी, मतलब कि अगर अपन ये जूम कर ले कि मान लो nth स्टेप को हिट करता है, ठीक है, तो nth स्टेप को हिट करता है तो उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी चलनी पड़ेगी nth स्टेप को हिट करने के लिए, तो अपन बोलेंगे वो 0.2 ये 0.2 कितनी बार ऐड करेंगे, n टाइम्स। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इसका हो जाएगा 0.2 इंटू n। अगर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में 0.2 को कितनी बार आप ऐड करोगे, n टाइम्स। तो y डायरेक्शन में भी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2 टाइम्स ऑफ n। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन है एंड ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अब आप क्या करोगे कि जो भी डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि x डायरेक्शन में तो उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू अपन टाइम करते हैं। तो जल्दी से कर लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर ले बेटा। तो 0.2 इंटू n इक्वल टू क्या करेगा, स्पीड कितनी है 1.8 इंटू टाइम मान ले t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अपन करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अब देखो y डायरेक्शन में कितना है 0.2n है, तो हमने लिखा 0.2n इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो कितना है 0, क्योंकि जो भी वेलोसिटी है इसको बस इसने हॉरिजॉन्टल में दिया है। तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करें तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 2। आप क्या करोगे, अब देखो ये भी 0.2n है, ये भी 0.2n है बेटा, इक्वेशन का LHS अपना क्या है, सेम है, तो RHS भी इक्वल होगा, इन दोनों को इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.8 इंटू टी इक्वल टू कितना हो गया 5t स्क्वायर, टी से एक टी कैंसिल, और जो अपना t की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.8/5। अगर आपके पास t है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आपको n मिल जाएगा। मैंने इस इक्वेशन में पुट किया t का वैल्यू, चलो एक बार पुट करते हैं जल्दी से। सोच बेटा n निकालना है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे t पुट कर दो, 1.8 इंटू टी अपना कितना आ गया 1.8/5, और इससे डिवाइड करना पड़ेगा 0.2 से, तो अपन ने 0.2 से इसको डिवाइड भी कर दिया, तो ये हो गया अपना 9, और 9 इंटू कितना हो गया 1.8/5। तो बेटा इसका जब आप आंसर निकालोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये 3 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब तीसरे से थोड़ा ज्यादा ये आगे जाएगा, मतलब ये थर्ड स्टेप अपना यहाँ पे खत्म होता है ना, तो इससे थोड़ा आगे जाके गिरेगा, मतलब कहाँ पे गिरेगा, फोर्थ स्टेप पे, बात खत्म। तो जो अपना आंसर आ रहा है ये आ रहा है डी, मत मीन्स कि ये फोर्थ स्टेप को हिट करेगा फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्चुअली बस थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल काम ही नहीं करना, बस डायरेक्ट अपने को आंसर बताना। देखिए इसने बोला गया कि एक सिस्टम है आपका और इसको आपने ऐसे रख रखा है, ठीक है, आपने किसी ए फोर्स से इसको प्रेस करने की कोशिश की, ये कोई ए मास है, ये कोई बी वाला बॉडी है, कुछ भी मास होगा इसका, इसने मास के बारे में कुछ बात नहीं की। सोचें किसने बोला कि ये जो वाल है ना ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये वाल बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस एरिया में, क्योंकि वाल बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, ये फोर्स नहीं लगा सकता। तो सोचो कि ये फोर्स के अपने पास ऑब्वियस सी बात है सर, फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, अगर ये वाला लिखे तो ये हो जाएगा अपना एफ कॉस थीटा, और इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा जो हो जाएगा अपना एफ साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ बात हो गई। अब सोचे कि और ये दोनों रफ सरफेस हैं, ये दोनों कैसे हैं, रफ सरफेस हैं। तो आप एक बात बताओ कि अगर इसको इसने यहाँ पे होल्ड कर रखा है तो इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे तो लगने वाला कोई फोर्स नहीं है इस बॉडी पे। अगर मैं ए की बात करूँ बेटा, ए को अपन अलग से एनालाइज करते हैं यहाँ पे, तो अगर अपन ए को एनालाइज करें तो यहाँ पे इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे होल्ड करके है। एक्चुअली ऑब्वियस सी बात है कि इसका मास इनटू ग्रेविटी इस पे नीचे लग रहा होगा mg। तो सोचो कि mg को बैलेंस करने वाला कोई तो होगा, और वो एक ही फोर्स है जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की साइड लगेगा।
तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली mg को बैलेंस कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स और mg की वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए ये जो ए ब्लॉक है यहाँ पे रुका हुआ है। मतलब कि ए ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा ऊपर की साइड लगा। अब तू बता कि अगर बी ने ए पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया फ्रिक्शन फोर्स, तो ए ने बी पे किधर लगाएगा, ए बी पे नीचे की तरफ लगाएगा। वो भी ऐसी बात है सर, क्योंकि अगर हमारी ये दो सरफेस है और दोनों सरफेस एक दूसरे पे रिलेटिव मोशन करना चाहती हैं, तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ए है, ए वाले ने बी पे इधर की तरफ फोर्स लगाया तो बी वाला इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वो भी ऐसी बात है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि ए वाले पे तो फोर्स ऊपर की साइड लगा और बी वाले पे नीचे की साइड लगा। ऑप्शन चेक करते हैं। इसने पूछा किस पे, बी पे फोर्स किधर लगेगा, है ना। तो बी पे जो हमारा फोर्स लगेगा, बी पे फोर्स पूछ रहा है ड्यू टू वे, तो ये हो जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी। अब ये बस आप लोग को क्या बोला गया, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा, डेट्स ऑल। इसमें कुछ भी है, बस कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं कि ग्रेटर देन और डेट ऑफ और ग्रेटर देन डेट ऑफ साउंड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई भी EMW है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो रेडियो वेव हो, कोई भी वेव हो, सभी कैसे हैं, सभी किससे चलते हैं, कोई भी फोटोन हो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी हो। आपको पढ़ाया जाता है ना CGX, UBIMR, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, रेडियो वेव, सभी किससे चलती हैं, डेट्स ऑल, स्पीड ऑफ द लाइट, बात खत्म। ये सब बस ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए डाले गए, आपको पता है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज सोन बिलो। ओके, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, CDV मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। ओके, हम लोग से पूछा गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव क्या है, बता। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, तो हमें पता है कि यार जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है इसको अपन क्या लिखते हैं, ds/dt लिखते हैं। ठीक है बेटा, वेलोसिटी की बात कर रहा है तो अपन ने वेक्टर भी लगा दिया। ठीक है, अब सोचो कि ये ds/dt है क्या, स्लोप ऑफ द ST कर्व, स्लोप ऑफ द ST कर्व। तो एक्चुअली ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस नेगेटिव उसी पॉइंट पे होगा जहां इस कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब चेक करते हैं, फर्स्ट में C पॉइंट है, तो C का अगर आप ड्रॉ करोगे ना, C पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो ऐसा कुछ टेंजेंट आ रहा है और ये एंगल क्या है, थीटा से कम, 90 से कम है। और हमें पता है कि स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। यार आपको पता होगा स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर। और थीटा की वैल्यू 0 से 90 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्चुअली थीटा का ग्राफ ये होता है ना, थीटा का ये रहा ग्राफ, तो tan थीटा का ये रहा ग्राफ। तो tan थीटा अपन अगर देखें तो 0 से π/2 के बीच में क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो अगर हमारा स्लोप 0 से पाई, अगर एंगल 0 से π/2 के बीच में है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा है, अगर एंगल 0 से π/2 के बीच में है तो अपन बोल सकते हैं कि ये स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव। ठीक है, अपना फर्स्ट पॉइंट पे C पॉइंट पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला पॉइंट को चेक करते हैं, इसको हटाते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है, D है बेटा। अगला पॉइंट D पे अपन चेक करते हैं। तो D पे जब हमने स्लोप टेंजेंट ड्रॉ किया तो यार ये तो एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और हमें पता है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस 0, मतलब D पॉइंट पे तो वेलोसिटी कितनी है, 0। ओके, अब आते हैं E पॉइंट पे। E पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। E पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो जो एंगल हमारा है ये थीटा एंगल है। अब देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो एंगल 90 से छोटा है ना, आप ये क्यों ले रहे हो। बेटा हमेशा जब भी आपको स्लोप निकालना होता है ना, तो एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज में ही एंगल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया और हमें पता है कि ये जो एंगल है 90 से बड़ा है। और tan थीटा की अगर अपन ग्राफ बनाए tan थीटा का, तो बेटा ये ग्राफ कुछ, एक मिनट, तो जो अपना ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बना के दिखाया, ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे आ जाता है ये ग्राफ। तो आप देखो कि 0 से π/2 में ये ग्राफ तो पॉजिटिव है, लेकिन π/2 से पाई के बीच में क्या है, नेगेटिव है। मतलब जो tan थीटा की वैल्यू होती है 0 से 90 में तो पॉजिटिव होती है, 90 से पाई में, डेट इज 180 में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जब भी आपका स्लोप, जो भी आप tan थीटा की वैल्यू ले रखो 90 से बड़ा हो गया, मतलब लाइन अपनी ऐसी इंक्लाइंड हो गई, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। और इसका स्लोप नेगेटिव होने का सिर्फ एक मतलब है कि E पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, अपनी नेगेटिव होगी, डेट्स ऑल। तो वेलोसिटी एट E पॉइंट विल बी नेगेटिव। अब हमें F चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको पता है कि ये थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है। अगर 90 से थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो tan थीटा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा पॉजिटिव का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, E इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन एट 25 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री, ओके, अबव द होरिजेंटल। होरिजेंटल देखना ध्यान से, यहाँ पे ये लाइन आप लोग हमेशा ध्यान से पढ़े, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि बेटा ये होरिजेंटल से एंगल देना चाह रहा है या वर्टिकल से देना चाह रहा है। अभी अपने को एंगल कहाँ से दिया गया, होरिजेंटल से दिया गया। इसने ये बोला कि आपने एक बॉल को ऐसे फेंका और ये कुछ भी वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया, होरिजेंटल से एंगल इसने दे दिया 53 डिग्री, ओके भाई। एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 45 डिग्री बिलो द होरिजेंटल। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी 45 डिग्री बिलो द होरिजेंटल, अगर ये होरिजेंटल है तो इसके नीचे 45 डिग्री पे इसकी वेलोसिटी कब होगी। यही तो बात हुई कि ये होरिजेंटल से बिलो में इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, 45 डिग्री। हम लोग को टाइम बताना है कि ऐसा कब होगा, ठीक है। चलो अब इसको कोशिश करते हैं। एक बात बताओ कि एक्चुअली इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल में हमें पता है कि हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेट इज एक्सेलरेशन जो लगता है हमेशा वाई डायरेक्शन में लगता है। एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं होता। तो अगर मैं इस भी जो इनिशियल वेलोसिटी अपने को कितना दिया गया 25 मीटर पर सेकंड दिया गया, तो इस 25 का इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालूं तो मैं बोल सकता हूँ 25 cos 53, ठीक है बेटा। जिनको cos 53 और 37 के एंगल निकालने में दिक्कत होता है, इस चीज को हमेशा याद रखें बेटा। ये होता है 5, ये होता है 4, ये होता है 3। आपने बचपन में पढ़ा है कि जो सबसे बड़ा साइड होता है उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। तो अब ऐसी बात है, ये 90 हो जाएगा, ये 53 और ये हो जाएगा बेटा 37। इस ट्रायंगल को हमेशा याद रखें, आपके काम आएगा। चलिए हमें अभी क्या निकालना है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 25 cos 53 निकालना है। तो 25 इंटू cos 53 की वैल्यू बताएं, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3/5। आंसर बताओ कितना हो गया बेटा, 15 मीटर पर सेकंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। हमने बोला कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम कुछ भी जूम कर लेते हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। अब इस v का होरिजेंटल कंपोनेंट देखो कितना हो गया, v cos 45। तो v cos 45 मतलब v/√2। और हमने अभी क्या बोला कि होरिजेंटल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या होता है, 0 होता है। तो आप होरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी को चाहो तो इक्वल कर सकते हो। तो बेटा ये हो गया v/√2 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। यहाँ से v निकल गया अपना 15√2, डेट्स ऑल। ये आ गई अपनी होरिजेंटल डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट पे v की वैल्यू ये आ गई। अब सोचो, अब ये इस v की वैल्यू है 15√2, तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो y डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी निकाला तो ये तो हो गया v cos और ये हो जाएगा v sin। तो y डायरेक्शन में अगर मैं निकालूं vy तो मैं बोलूंगा v sin 45। v की वैल्यू अपन ने कितने निकाली 15√2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2, मतलब जो हमारी स्पीड आ रही है 15 मीटर पर सेकंड आ रही है y डायरेक्शन में, ठीक है भाई। अब सोचे कि जब ये 45 डिग्री हो रहा है तो इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना 15 मीटर पर सेकंड है। अब आप लगा दो v = u + at, फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम। तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी देखने को मिला बेटा ये नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है और कितना मैग्नीट्यूड है 15। तो हमने लिख दिया vy फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन -50 क्योंकि नेगेटिव में था, v = u इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है। तो देखो x डायरेक्शन में तो v cos 53 और y डायरेक्शन में कितना v sin 53। v sin 53 मतलब 25 इंटू साइन 53 की वैल्यू ट्रेंगल देखेंगे किधर था अपना sin 53, तो कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ पे हमने नोट कर लिया बेटा 4/5, ये हो गया 5, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो हम जो इक्वेशन लगा रहे v = u + at, फाइनल वेलोसिटी -5, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 20, v = u - gt -10 इंटू टाइम कितना हो गया t, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगता है तो अपन माइनस gt लिख लिया। अब यहाँ से टाइम निकालो, तो यहाँ से टाइम निकालोगे तो 10t = कितना हो गया बेटा ये 35, तो जो अपना t आ रहा है 3.5 आ रहा है, डेट्स ऑल। तो ऐसा कब होगा, ये तब हो जाएगा जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 सेकंड, डेट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, द फॉरवर्ड बायस, ठीक है। हम लोग को बताना है कि द फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्टिंग अमंग द फ्लोइंग इज, मतलब कौन सा डायोड इसमें फॉरवर्ड बायस है ये हमें बताना है। अब बताओ कि कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा। तो हमने बोला कि सर अगर ये एक डायोड है और ये इसका पी साइड और ये इसका एन साइड है, एक पी एन जंक्शन डायोड है, तो हमें पता है कि अगर पोटेंशियल पी का ग्रेटर देन पोटेंशियल एन साइड होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। बस आपको इसमें ये चेक करना है कि पी साइड और एन साइड में पोटेंशियल ज्यादा किसका है। अगर पी साइड का पोटेंशियल ज्यादा है एन साइड से तो हमेशा डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बायस। बेटा ध्यान से देना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी साइड में अगर वो नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल देखते हैं तो उनको लगता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता। बेटा फॉरवर्ड बायस होने के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। ध्यान दे कि पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है।
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एन साइड के कंपैरिजन में इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इन ऑप्शन को एक बार अपन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए पी साइड को कितना दे दिया +2 वोल्ट, एन साइड को -2 वोल्ट। यार ये तो पी साइड वाला ग्रेटर देन हो गया एन साइड, तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी ऑप्शन पे आप बात करो तो ये -3 यार ये तो इक्वल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर आप चेक करो तो 2-4 दे रखा है, पी साइड 2 वोल्ट और एन साइड 4 वोल्ट, मतलब ये ऑप्शन इसमें पी साइड में पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअली कम है तो इसकी भी बात नहीं कर सकते। इसमें पी साइड में -2 और एन साइड में कितना दे रखा है +2 दे रखा है, तो बेटा पी साइड में ऑब्वियस सी बात है सर -2 ये स्मॉलर देन, तो अपन बोल सकते हैं कि ये भी डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं है, मतलब ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया द लेंथ एल, ब्रेथ बी एंड थिकनेस टी। बेटा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो हम लोग को बताना परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। आप लोग बताओ एक चीज बताओ कि आप क्या बोलते हो, वॉल्यूम क्या लिखते हो? वॉल्यूम इक्वल टू आप लिखते हो लेंथ LBH लिखते हो, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, दैट्स ऑल। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में निकालना है तो कैसे निकालते हो? जो अपन काम किया करते थे बेसिक में, लॉग लेते थे ln b इक्वल टू ln l प्लस ln b प्लस ln h, फिर डिफरेंशिएट करते थे तो डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा h अपॉन h, डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस कितना लिखेंगे बेटा, डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा h अपॉन h, दैट्स ऑल। ये हमने लिख लिया। अब देखो हमें सब कुछ दिया हुआ है, एक्चुअली हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट बेटा ये डेल्टा v अपॉन v करना है ना, हमें कैलकुलेट डेल्टा v अपॉन v करना, बाकी चीजें तो दी हुई हैं, जल्दी से आप इनको पुट कर दो। तो डेल्टा v अपॉन v जब हमने पुट करने की कोशिश की तो डेल्टा l अपॉन l, चेंज इन लेंथ दैट इज एरर इन लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में जो एरर आ रहा है 0.01 का आ रहा है, तो अपन इसको नोट कर देंगे 0.01 अपॉन ओरिजिनल कितना 15.12, 15.12। डेल्टा बी की वैल्यू बताओ, तो डेल्टा बी अपना कितना हो गया भाई 0.01 अपॉन बी की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है जो अपना विड्थ है 10.15, तो यहाँ पे नोट कर दिया अपन ने 10.15 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच देखिए, या फिर डेल्टा टी वही है, विड्थ है बेटा, है ना, हाइट जिसको अपन ने बोला, इन्होंने थिकनेस बोल लिया है, तो ये कितना हो गया 0.01 अपॉन कितना हो गया 5.28। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, बस इसको कैलकुलेट करना है बेटा, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लो और जो भी आपका आंसर आएगा डेट विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने बोला कि 100 वोल्ट AC, सोर्स फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, ठीक है भाई, कनेक्टेड L इक्वल टू दिस, कैपेसिटेंस C इक्वल टू दिस, R इक्वल टू 10 ओम, रेजिस्टेंस ये दे रखा है। हमें क्या पूछा गया, इन सीरीज में कनेक्टेड, ओबीएस बात है, LC या सीरीज सर्किट है। व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर? आप बताओ क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सर्किट का? तो बेटा जो क्वालिटी फैक्टर अपन Q बोलते हैं वो होता है, या तो आप XL अपॉन R लिख लो, या फिर क्या लिख लो, XC अपॉन R लिख लो। अरे यही तो होता है क्वालिटी फैक्टर। सबसे आसान तरीका याद रखने का बेटा, वो ओमेगा के टर्म में डिफरेंस फॉर्मूला अगर नहीं याद रहता है, डायरेक्ट इसको याद रखें, या तो आप XL अपॉन R लिख सकते हो, या फिर बेटा XC अपॉन R लिख सकते हो, डेट विल बी द क्वालिटी फैक्टर। एक्चुअली होता यही है कि सर्किट में एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है अपॉन कितना एनर्जी डेसिपेट हो रहा है। तो स्टोरिंग एलिमेंट है कौन सर्किट में, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेंगे और रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है। और क्वालिटी फैक्टर अपन इसी को तो डिफाइन करते हैं कि सर्किट में जो एनर्जी स्टोर हो रही है अपन जो क्या हो रही है, डेसिपेट हो रही है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है डेट इज XL अपॉन R या फिर XC अपॉन R, मतलब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की जो रिएक्टेंस होता है अपॉन जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, डेट्स ऑल। चलो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं अपन ने। चलिए अब डायरेक्ट सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो अपन बोलेंगे Q इक्वल टू XL से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है। तो XL अपॉन R, आप XC अपॉन R भी करेंगे तो विल गेट द सेम आंसर। चलिए XL अपॉन R, तो XL क्या होता है बेटा, ओमेगा L होता है। ओमेगा कितना सर्किट में दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी ढूंढे सर्किट में कितना दिया 500 हर्ट्ज। तो 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ओमेगा क्या होता है 2 पाई f होता है। तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख दिया अपन ने 500, ओमेगा इंटू L। इंडक्टर कितना है सर्किट का बेटा 8.1 मिली हेनरी, मतलब 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3, डेट्स ऑल। अपॉन रेजिस्टेंस कितना सर्किट में दे रखा है, रेजिस्टेंस देखिए 10 ओम है, डेट्स ऑल। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, कितना हो गया 2 पाई, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं बेटा 100 पाई, ठीक है। तो इसको अपन ने लिख लिया 100 पाई
ये सॉरी 1000 पाई हो जाएगा बेटा, 1000, क्योंकि 500 इंटू 2 विल बी 1000, तो 1000 पाई इंटू 8.1 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना है 10, एक जीरो को आप कैंसिल कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 100 पाई इंटू 8.1 इंटू 10⁻³ कुछ मत कर बेटा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दे, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर, 8.1 से मल्टीप्लाई कर, और जो भी तेरा आंसर आ जाएगा 100 से 10⁻⁻1 आ गया, मतलब आंसर विल बी 0.81 इंटू पाई, डेट्स ऑल। पाई को बस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, जो भी आंसर होगा आंसर आ जाएगा 2.54, डेट्स ऑल। आप मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर 2.54 मिलेगा, डेट्स ऑल, बस यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसमें दो चीजें दे रखी हैं। एसर्शन दे रखा है द फिल्म विच अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम विल अपीयर डार्क इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। बेटा इस पेपर का एक बेहतरीन क्वेश्चन में से ये भी है, इसको अगर अपन ढंग से समझे, इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें तो ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखो, इसने बोला, और फिर दूसरे में क्या बोल रहा है, द कंडीशन फॉर फिल्म टू अपीयर ब्राइट और डार्क, ऑब्वियस बात है रीजन की तो अपन बात करेंगे, पहले इस एसर्शन को देखते हैं। इसने बोला कि अगर आपके पास कोई फिल्म है, ठीक है, कोई भी फिल्म है या फिर कोई स्लैब है, एक ही बात है ना, जो स्लैब अपन थिकनेस वाली लेते हैं एक ही बात है, तो थोड़ा और इसको अपन बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अपन इसको बड़ा बना देते हैं ना बेटा। ये कोई अपना स्लैब है या फिर कोई फिल्म थिकनेस है, तो इसने बोला कि फिल्म विच अपीयर्स ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम विल अपीयर्स डार्क इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। सोचो कि अगर इस पे कहीं बाहर से लाइट पड़ी तो क्या 100% लाइट ट्रांसमिट हो जाती है क्या? नहीं, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो हमने कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ लाइट को यहाँ पे हमने ट्रांसमिट किया ऐसे। अब यहाँ पे आने के बाद भी कुछ लाइट इधर की तरफ चली गई, और ऑब्वियस बात है अगर ये डेंसर मीडियम, अगर ये रेयरर अपन बनाए तो इसमें अपने को ऐसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे है बेटा, और कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गई, यहाँ से भी कुछ लाइट ऑब्वियस बात है ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आएगी, कुछ लाइट इधर की तरफ चली जाएगी। इस पॉइंट पे भी अपन बोले तो ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इधर से रिफ्लेक्ट होगी, पूरी इधर से ट्रांसमिट होगी, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब सोचो कि जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमें इमेज दिखाती हैं, एक्चुअली अगर आप इस रिफ्लेक्टेड लाइट को देखो ना बेटा, तो ये अपने से डेंसर मीडियम में से रिफ्लेक्ट होके आया है। ये वाली जो रे आ रही है, आप देखो कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 है और सराउंडिंग का n2 है, और अपन ये बोल रहे हैं कि n1 ग्रेटर देन n2 है बेटा, क्योंकि जनरली होता है स्लैब में, तो ये वाली जो रे है एक्चुअली डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। और जब रे, कोई भी रे अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो अपन बोलते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पाई का आता है, और एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस अगर पाई का है तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए नॉर्मल में कंडीशन होता था, जहां अपन लिखा करते थे डेल्टा x इक्वल टू n लेमडा, जब इसमें कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो इधर कंडीशन होता था वो उल्टा हो जाता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम टू सेम हो जाता था। मतलब कि इस अगर दोनों रेज से आप इमेज बना रहे हो तो इस रेज में क्या है, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पाई का है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पाई का है, तो इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन n लेमडा नहीं होगा, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका कंडीशन होगा वो ये होगा 2n-1 लेमडा बाई 2, समझ रहे हो। और ये जो दोनों रेज आ रही हैं, आप देखो कि ये दोनों रेज में से कहीं भी कोई रे किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रे जब यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है तो देखो ये भी रेयर मीडियम है, यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी रेयर मीडियम है, तो ये जो दोनों रेज से जो आप इमेज बनाओगे ये कहीं भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट नहीं हुए, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब इसके लिए जो डेल्टा एक्स का कंडीशन होगा वो किसके बराबर होगा, n लेमडा। मतलब आप बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो इमेज बनाएगी और जो ये दोनों इमेज बनाएंगे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। जो कंडीशन इसके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम टू सेम इसके किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। मतलब अगर ये ब्राइट बना रहा है तो सेम कंडीशन पे ये क्या बनाएगा, डार्क बनाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं, सेम यही हमें समझना था। इसने बोला कि द फिल्म विच अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, रिफ्लेक्टेड से जो हमें ब्राइट दिख रहा है वो ट्रांसमिटेड से क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। ऑब्वियस बात है ना, डार्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो हमने बोला कि ठीक है भाई ये तो दिखेगा ही, और इसने जो कंडीशन बोला इसमें बोला द कंडीशन फिल्म अपीयर्स ब्राइट और डार्क इन द रिफ्लेक्टेड लाइट जस्ट रिवर्स। ऑब्वियस बात है, इसने बोला कि जो कंडीशन एक्चुअली ब्राइट और डार्क, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में होता है वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। हमने अभी पढ़ा कि हाँ भाई ठीक है रिवर्स होते हैं, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही, और बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मींस दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये,
जो अपन लास्ट में एक्चुअली जो अपन YDAC वाली चीज़ पढ़ते हैं ना, यंग्स डबल स्लाइड, उसमें लास्ट पोर्शन जो पढ़ते हैं ना, जिससे फ्रिंज बनाने की कोशिश करते हैं स्लैब से, उस पोर्शन से वो पिछले वाला क्वेश्चन था। इसकी बात करते हैं। टू पार्टिकल A and B एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड T and 5T/4. They started from the mean position. The phase difference between them when the particle A completed one oscillation. देखो क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से बता सकता हूँ बेटा, आसान तरीके से बताता हूँ। देख, जैसे मान ले हम लोगों को पता है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ओमेगा से अगर मान ले घूमता है, तो इसका जो अपन बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस पे SHM करता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो सोच बिल्कुल आसान तरीके से, मान ले कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से अगर मान ले ये घूम रहा है ना, तो एक का कुछ जो ए वाला है उसका ओमेगा ए बोल लेते हैं और जो बी वाला है उसको ओमेगा बी बोल लेते हैं, ठीक है। ए वाले का टाइम पीरियड कितना है T और बी वाले का टाइम पीरियड 5T/4 है। मतलब ए वाला एक रिवोल्यूशन ये पूरा यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा और T टाइम में घूम घुमा के यहीं तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये तो ए वाले ने काम किया। अब सोच कि T टाइम में बी वाला कितना घूमेगा, बी वाले ने कितने चक्कर लगाए, तो उसके लिए हमें ओमेगा बी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम ओमेगा बी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड होता है सर 2π/ओमेगा, तो ओमेगा बी अगर निकालना है तो 2π/ टाइम पीरियड बी का पुट करना पड़ेगा। पुट कर दो, तो ओमेगा बी जब हमने पुट किया तो 2π/ टाइम पीरियड बी का कितना आ रहा है, 5T/4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 5T और मल्टीप्लाइड बाई 4। ओमेगा बी आपका ये है, कितने टाइम में इसका डिस्टेंस जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बड़े निकालना है, तो सर T टाइम में निकालना है। तो हमने थीटा बी निकाला किसी T टाइम में, तो हमने बोला कि 2π/4। देख बेटा 2π/4 कितना हो जाएगा, 8π, तो ये हो गया 8π/5T × T। देख T से T कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 8π/5। अब सोचो कि T टाइम में B वाला कितना घुमा, 8π/5, और A वाला पूरा पूरा एक चक्कर लगा लिया, मतलब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2π हो गया। जो आपको इसने पूछा है, क्या पूछा बेटा, फेज डिफरेंस ही तो पूछा है, मतलब θ1 - θ2 पूछ रखा है। तो जो थीटा ऑफ A है माइनस थीटा ऑफ B कर दो, डेट विल बी आंसर। थीटा ऑफ A आपको पता है कि सर इसने 2π कवर किया, और थीटा ऑफ B आपको क्या पता है, 8π/5 है। तो यहाँ पे लिख दो 8π/5। द आंसर विल बी व्हाट, 5 2 10 - 8, ये हो जाएगा 2π/5 विल बी द आंसर। देख लें जो भी आंसर है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 2π/5 आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये आसान तरीका है, ये सोचने का तरीका था, ऐसे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अ रिंग शेप्ड ट्यूब कंटेन्स 2 आइडियल गैसेस विथ इक्वल मासेस एंड मोलर मास m1 एंड m2। ठीक है भाई, इक्वल मास दे रखा है, मतलब कि देखो जो इस रीजन में जो मास एक्चुअली इसमें होगा और जो इस रीजन में मास होगा, मास वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। मॉलिक्यूलर वेट दोनों गैस के अलग अलग दे रखे हैं। बोल रखा है कि एक को आपने फिक्स कर दिया और दूसरा वाला मूवेबल है। द गैसेस आर सेपरेटेड बाय वन फिक्स्ड पार्टीशन एंड अनदर मूवेबल, ठीक है, फ्रीली विदाउट फ्रिक्शनलेस इनसाइड द रिंग, ठीक है। द एंगल अल्फा इज, इसने बोला कि आपने एक को तो फिक्स कर दिया और दूसरा एक्चुअली मूवेबल है बेटा, तो ये मूव कब तक करेगा। सोच, ये अगर पिस्टन है तो ये मूव कब तक करेगा, जब तक ये इन दोनों तरफ प्रेशर सेम ना हो जाए। जैसे इस रीजन का प्रेशर और इस रीजन का प्रेशर इक्वल होगा तो ये मूव करना बंद, ठीक है बेटा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर जब ये मूव करना बंद होगा तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब गैस लॉ लगा, तो जब अपन गैस लॉ लगाएंगे PV = nRT, और हमें पता है कि n अपन क्या लिखते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं बेटा। तो मास तो दोनों का सेम दे रखा है, तो फिर से पुट कर लो PV = m/mw, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास R × T। मान लेते कुछ भी नहीं देखा, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है और ये गैस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही R, m की वैल्यू इसने कांस्टेंट दे रखी है, प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है। बचा क्या, वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने बोला V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या फिर हम बोल दे V × मॉलिक्यूलर वेट बराबर कांस्टेंट, बात खत्म। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि V1 × m1 = V2 × m2। आप इस इक्वेशन में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब सोच कि हमें एक तो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, समझ में आ रहा होगा आपको। एक तो वॉल्यूम हमें इस रीजन का निकालना है ना, ये जो इसके अंदर जो गैस है इतने में। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं दूसरा पेन एक बार यूज़ करता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, हमने ये बोला कि एक बार तो वॉल्यूम हमें इसका निकालना है, ये जो रेड के अंदर है, और एक बार वॉल्यूम हमें निकालना है जो ये ग्रीन के अंदर है। ध्यान से देखें, इसके अंदर ये वाला हमें दूसरी बार ये वॉल्यूम निकालना है ना। अब सोचो कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आर्क लेंथ चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली वॉल्यूम हमारा होता क्या है, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हमें इसका लेंथ निकल जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अपन कुछ भी ए ले सकते हैं,
ठीक है। तो लेंथ इंटू एरिया विल बी वॉल्यूम। तो अब सोचो कि अगर मैं वॉल्यूम निकालू V1, ठीक है बेटा, मैं इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 है, तो V1 क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन A ले लेते हैं। अब लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना है। अब सोचो लेंथ कैसे लिखेंगे, तो सर अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। अरे टोटल तो 360 होगा ना, तो ये कितना हो गया अपना 2 पाई माइनस अल्फा हो गया। इसको अपन ने लिख लिया 2 पाई माइनस अल्फा। और अपन ने बचपन में पढ़ा कि सर आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेडियस इंटू एंगल। अरे आर्क लेंथ इक्वल टू होता है ना R इंटू थीटा। तो अगर मेरे को ये वाला आर्क लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल 2 पाई माइनस अल्फा और इंटू जो भी यहाँ पे रेडियस होगा वो रेडियस ऑब्वियस सी बात है कि सर इसके लिए जो रेडियस होगा सेम टू सेम इसके लिए भी होगा। तो अब अपन लिख लेते हैं कि वॉल्यूम एरिया तो हमने लिख लिया और ये 2 पाई माइनस अल्फा इज द थीटा, 2 पाई माइनस अल्फा इज द थीटा इंटू रेडियस कर देंगे। तो ये एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो गया बेटा अपना एक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और इसमें मॉलिक्यूलर मास m1 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो m1 कितना दे रखा है 32, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32 इक्वल टू V2 निकालो। V2 भी सेम प्रोसेस है सर, एरिया इंटू लेंथ। इस बार लेंथ कैसे लिखेंगे, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू अपने को पता है कि थीटा इंटू रेडियस, तो अल्फा इंटू रेडियस अपन इस बार लिख लेंगे। अल्फा इंटू रेडियस इज द लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया ये वॉल्यूम। और मॉलिक्यूलर मास m2 देखिए कितना दे रखा है 28, डेट्स ऑल। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, जो भी आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। देख बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एरिया कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, है ना। तो इधर जो बच रहा है अपने पास ये बच गया 2 पाई माइनस अल्फा। थोड़ा अपन अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। चलिए देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2 पाई माइनस अल्फा और आर तो कैंसिल हो चुका है, तो 2 पाई माइनस अल्फा इंटू 32। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 पाई माइनस अल्फा इंटू 32 इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना अल्फा इंटू 28, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 28 के बराबर। सॉल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अपने को अल्फा निकालना बेटा, अल्फा की वैल्यू के लिए सॉल्व करने के बाद तो ये देखो 4 8 जा 32 और इधर हो जाएगा 4 7 जा, तो कितना हो गया 16 पाई माइनस 8 अल्फा इक्वल टू इधर कितना बच गया 7 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 16 पाई अपॉन 15। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, 16 पाई अपॉन 15, मतलब कितना डिग्री आ गया। तो अगर इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करें तो 60 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जल्दी से देख लो। 16 इंटू 180 अपॉन कितना हो गया बेटा 15। सॉल्व कर लें इसको और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो 16 इंटू 12 आंसर विल बी व्हाट 192 डिग्री बेटा, 192 डिग्री इज द आंसर। बट बेटा कुछ नहीं, देखो कॉन्सेप्ट तो यहीं पे खत्म हो गया जब अपन ने इस इक्वेशन को लिख लिया v इंटू V1 M1 इक्वल टू V2 M2, बस कॉन्सेप्ट तो यही तक था। उसके बाद हमने एक और इसने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाया, जो आप वॉल्यूम लिखोगे उसके लिए लेंथ चाहिए, तो उसके लिए एरिया इंटू क्या चाहिए था लेंथ, और लेंथ को आपने क्या लिखा था थीटा इंटू रेडियस, डेट्स ऑल। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो आप आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला कि एक m मास है 100 kg का, ठीक है, और ये एक वाल है और ये एक बार है। ये ऐसे सिस्टम एक दे रखा है, बोल रखा है ओबियस सी बात है ये इक्विलिब्रियम में अगर इस कंडीशन में है तो हम लोगों से क्या पूछा गया, द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी इज, मतलब इसमें हमें टेंशन बताना है, ठीक है। चलिए देखो बेटा, इसमें अगर टेंशन हमने जूम कर लिया कि मान लेते हैं टेंशन टी है, तो obvious सी बात है इस पॉइंट पे टेंशन इस डायरेक्शन में टी लगेगा, इधर की तरफ कुछ टेंशन अपन टी लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो आप। ये देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है बेटा, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो इसमें नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स बराबर होगा। तो अगर अपन बात करें तो इस टेंशन का ये कंपोनेंट कितना, टेंशन ये जो टीसी, इसको कुछ टीसी बोल लेते हैं ना बेटा, टीसी, तो टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा टीसी अपॉन √2। अरे टीसी cos 45 इज 1 अपॉन √2, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा टीसी sin 45, मतलब टीसी अपॉन √2 ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है डेट इज m इंटू जी, डेट इज 100 इंटू जी, अरे मास इंटू ग्रेविटी इज द फोर्स ना। तो हमने बस फोर्स को इक्वल किया कि अगर ये पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हमने ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स को बराबर कर दिया, मतलब टीसी अपॉन √2 बेटा किसके बराबर है, जल्दी से देखें 100 जी के बराबर है।
तो यहाँ से जो हमारा TC आ गया वो आ गया 100 इंटू G√2, दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाले फोर्स को बराबर कर दो, TC/√2 किसके बराबर होगा, टेंशन इन B के बराबर होगा। इसको टेंशन इन अपन B बोल लेते हैं। तो हमने बोला कि TC/√2 ये किसके बराबर है, टेंशन इन B के बराबर है। TC की वैल्यू आप पुट कर दें तो √2 से जैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा 100 इंटू G इक्वल टू टेंशन इन B। तो टेंशन इन B किसके बराबर है बेटा, 100 G के बराबर है। G का मतलब आप समझिए यहाँ पे जो लिख रखा है ना, 100 G का मतलब ग्राम नहीं है बेटा, ये क्या है 100 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और n क्या है, न्यूटन, जो कि फोर्स का यूनिट है। तो 100 G इज द आंसर, दैट विल बी द ऑप्शन विल बी फर्स्ट। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए, इसने बोला एन इन्वर्टेड वेल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द लेक दिस मीटर डीप हैज दिस ऑफ द एयर टैप्ड इन इट, द वेल इज बाउट टू द सर्फेस ऑफ द लेक, द वॉल्यूम ऑफ द टैप्ड एयर विल बिकम्स। ओके, चलो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा ऐसे बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन वाला है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है बट कैलकुलेशन है। इसने ये बोला, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। ये इसमें ये बोला कि मान लो कि ये लेक है, जो कि मैं अपन ने एक कोई भी वेसल से इसको एज्यूम कर लिया। तो ये मान लेते हैं कि हमारा कोई, मान लो कि ये कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है जिसका वॉल्यूम कुछ भी है और ये पूरा भरा हुआ है ना ऐसे। तो ये बोलते हैं कि अगर इसकी वॉल्यूम यहाँ पे भी है तो जब ये सरफेस पे आएगा तो वॉल्यूम कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये कौन सा लॉ है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें बोला कि सोचो कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है। अब आपको P1 V1 मतलब अगर इस पॉइंट को मैं 1 बोलूं और इस पॉइंट को 2 बोलूं तो आपको प्रेशर एट फर्स्ट पॉइंट एंड प्रेशर एट सेकंड पॉइंट पता होना चाहिए। फिर V1 V2 एक वॉल्यूम दे रखा है आपको, एक वॉल्यूम दे रखा है 50 सेंटीमीटर की, आपको दूसरे वाले वॉल्यूम को निकालना है। तो अपन आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें P1 और P2 चाहिए। सोचो उसके लिए इसने क्या बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और डेंसिटी ऑफ Hg ये दे रखा है। ठीक है भाई, तो हमने बोला कि 70, तो P0 इक्वल टू अपन कितना लिख सकते हैं, रो ऑफ Hg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो हाइट ऑफ Hg दे रखा है h ऑफ Hg। ठीक है बेटा, डेंसिटी ऑफ Hg बता दो कितना है। तो डेंसिटी ऑफ Hg इसने कितना दे रखा है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बेटा हमें सभी चीज़ें ऐसा यूनिट में पुट करेंगे तो अपना आंसर सही आएगा, हमें पता है। तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मैं चाहता हूं कि आप केजी पर मीटर क्यूब में पुट करें। केजी पर मीटर क्यूब में पुट करोगे तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेंसिटी हो जाएगा 13.6 इंटू 1000 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा 10 है, और जो हमारा हाइट है कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर मतलब 0.7। तो जो हमारी P0 की वैल्यू हो गई, या फिर जिसको अपन ने P1 बोला, प्रेशर एट पॉइंट फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कुछ ये आ गया। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो हमारा P1 पता चल गया, हमें वॉल्यूम V1 पता करना है, ये हमें पता करना है। तो हमें P2 और V2 पता होना चाहिए। तो प्रेशर 2 कितना हो जाएगा, तो प्रेशर 2 हम लिखेंगे P0 प्लस रो GH। P0 आपको पता है, रो GH आप यहाँ से पुट कर लो। डेंसिटी इसमें क्या है, वाटर है, तो डेंसिटी का वाटर का डेंसिटी अपन 1000 लिख देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है। हाइट आपको कितना दिया गया, कितना मीटर डेप्थ है, एक बार ध्यान से देखें आप, 47.6। तो यहाँ पे पुट कर लो 47.6, इसमें P0 को ऐड कर लो, तो ये P0 प्लस रो GH अपना P2 निकल गया। अब देख बेटा तेरे पास P2 है, V2 इसने कितना दे दिया, 50 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब तेरे को देख P1 पता है, P2 पता है, V2 पता है, तो क्या तू V1 नहीं निकाल सकता क्या? आसानी से निकाल सकता है, बस एक बार कैलकुलेट कर, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड द आंसर विल बी 300 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आया। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने क्या बोला कि इन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हमें क्या बताना है, U और V में जो ग्राफ होगा वो कैसा आता है, इसके बारे में बात करना है। एक्चुअली देखो, एक तो अपन फॉर्मूला ये लिखते हैं कि 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक अपन न्यूटन्स फार्मूला भी लिखते हैं ना बेटा। न्यूटन्स फार्मूला क्या लिखते हैं कि अगर ये फोकल लेंथ F है और इस फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर आपने U और V को रखा है, जैसे कोई भी मान लो किसी डिस्टेंस पे आपने U रखा और किसी डिस्टेंस पे आपने V को रखा, फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि U डिस्टेंस ये रहा और ये V रखा, और अब आपको याद होगा कि अगर अपन U को X बोल लेते थे और V को कितना बोल लेते थे, V को Y, लेकिन
ये एक्चुअली u और v अपन ने किसके रिस्पेक्ट में ले रखा है बेटा, पोल के रिस्पेक्ट में ले रखा है ना। लेकिन अगर आप इस डिस्टेंस को जैसे u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और अगर आप इमेज का डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में लिखते हो, अगर फोकस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो न्यूटन्स फॉर्मूला होता है xy इक्वल टू एफ स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर मैं न्यूटन्स फॉर्मूले से समझने की कोशिश करूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि xy इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसमें x और y क्या होता था कि xy होता था बेटा कि ये रहा अगर फोकल लेंथ, तो आपने इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसके रिस्पेक्ट में लिख लिया, फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता था xy इक्वल टू एफ स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला। अब यहां से हम क्या करेंगे कि आप बताओ कि आपको किसमें रिलेशन किसमें चाहिए, x और y में, क्योंकि एक तो है इसमें से अगर मैंने y को बोल दिया मान लो इमेज डिस्टेंस, y अपना क्या हो गया इमेज डिस्टेंस और x अपना क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में, ये रहा अपना फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो जो हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता है xy इक्वल टू एफ स्क्वायर, आपको रिलेशन किसमें चाहिए बेटा, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, मतलब u और v में। u और v अभी अपना क्या है x और y है, तो आप बना लो, ये रहा आपका y और ये रहा बेटा आपका x। y और x में अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा एफ स्क्वायर अपॉन x, मतलब यहां से तो हमारा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है ना। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x जब भी आए तो हमारा जो ग्राफ होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। तो जो हमारा u और v में जो ग्राफ होगा, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जो ग्राफ होगा, दैट विल बी द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दिस विल बी इट्स आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये रहा, देखिए इसने बोला कि अ पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पासिस थ्रू अनदर पोलराइजर हुज क्या बोल रखा है, हुज पास एक्सिस मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द पास एक्सिस ऑफ द फॉर्मर, ओके। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द सेकेंड पोलराइजर, ओके भाई। एक बात बताओ कि जब एक पोलराइड से कोई आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट पास होती है, ठीक है, और अगर आप उसको ऐसे पास कर देते हो तो वो तो हो जाता है आई नॉट बाई टू। लेकिन अपन ये बोलते हैं कि अगर किसी थीटा एंगल पे अगर आई नॉट इंटेंसिटी वाले लाइट को आपने किसी पोलराइजर पे डाला तो जो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है आई डैश, उसको अपन क्या लिखते हैं आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये हो गया आपका आई नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या बेटा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको यहाँ क्या करना है, कॉस ऑफ 60 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, तो आई नॉट इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आंसर विल बी आई नॉट बाई 4। आसान सा क्वेश्चन था बेटा कि आई डैश इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव। आपको पता है यार ई डॉट ई क्रॉस भी, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, ईएम वेव का प्रोपेगेशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एक वेक्टर कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और जो हमारा ईएम वेव का प्रोपगेशन होगा परपेंडिकुलर टू दिस टू वेव्स होगा ई एंड वी। तो आपको पता ही डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो कि अगर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट अपन ले, जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई भी एक रिजल्टेंट वेक्टर सी है और आपने अगर ए क्रॉस बी किया है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो सी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस सेम टू सेम अपन ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो ईएमडब्ल्यू है इसका प्रोपगेशन अगर किस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर उसके डायरेक्शन का प्रोपगेशन हमें निकालना है तो उसका क्या हो जाएगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर क्या करता है, प्रोपगेट करता है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बेटा ई क्रॉस बी ही ले, बी क्रॉस ए ना ले। ठीक है, ई क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, ईएमडब्ल्यू का प्रोपगेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया कि एक लेंस को बीच से कट कर दिया। देखो सबसे पहली बात कटिंग ऑफ लेंस में अपन इसको पढ़ते हैं। तो कटिंग ऑफ लेंस में हमने पढ़ा कि जब अपन इसको लेंस को अगर यहां से कट कर दें बीच से तो यार इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। लेकिन जब अपन ने बीच से इसको इस डायरेक्शन में ऐसे कट किया तो इसके फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता। और आपने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया और इसका फोकल लेंथ में चेंज नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आपको इमेज से सिंपली फॉर्मूला लगाना है 1/v - 1/u = 1/f। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता था अगर मैं ये दे देता कि मान ले यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर का अगर मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया और इसका इमेज का लेंथ बताओ।
या फिर मैं बोलूं कि इसने जो इमेज बनाया और जो इसने इमेज बनाया, इन दोनों के बीच में, इमेज के बीच में जो गैप होगा वो बताओ। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि इसने आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया ये कुछ, और यहाँ से ये भी हमें फाइंड करना है। तो हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला लगा लेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जल्दी से काम कीजिए, 1/v की वैल्यू बताएं कितना, 1/v तो हमें निकालना है सर, तो हमने यहाँ पे 1/v लिख लिया। 1/u, u कितना दे रखा है देखिए, तो इसने बोला पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 0.3